Hello everyone, how is everyone doing? I hope all of you all are doing absolutely amazing, and I hope that all of you had geared your preparations up and are preparing very nicely and working day and night for achieving your dreams. All the very best to all of you in advance. वेलकम टू टुडेज रिवीजन सेशन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के रिवीजन सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं सीएमए फाइनल ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 एज पर द न्यू स्टडी मटेरियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर नंबर 17 विच इज योर सेक्शन डी। इट इज ऑल अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट। आज का ये जो चैप्टर है, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर दैट इफ यू आर समवन हु इज गिविंग सिलेबस 2016 एग्जामिनेशंस देन यू कैन स्किप दिस वीडियो, बिकॉज ये सेक्शन डी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है आपके न्यू स्टडी मटेरियल में। एंड आप अगर सिलेबस 2016 के एग्जाम्स दे रहे हो तो फिर ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ऑल दो स्टूडेंट्स जो ये सिलेबस 2022 न्यू स्टडी मटेरियल्स से दे रहे हैं अपने एग्जाम्स, उनके सिलेबस में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट अब पेपर नंबर 17 हो गया है। एंड विद दैट अब आपको एक सेक्शन डी और ऐड किया है जिसके अंदर दो चैप्टर्स हैं कंटेनिंग द परसेंटेज प्रोवाइडेड एज 5% ईच विच अमाउंट टू लाइक 5 या 6 मार्क्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच चैप्टर। तो सेक्शन डी में दो चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 17 विच इज ऑल अबाउट फोरेंसिक ऑडिट, एंड चैप्टर नंबर 18 इट इज ऑल अबाउट द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग आप लॉ में भी बहुत बार पढ़ते हो, एंड वही सेम चीज विद सम न्यू थिंग्स एंड सम एडिशनल पॉइंट्स आप अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में भी पढ़ोगे। तो अगर आप 2016 सिलेबस के हो देन यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट अगर आप 2022 सिलेबस के ही हैं then this is a very new concept for you, so I want you all to understand it very nicely because ये पहले कभी था नहीं। so I need all your attention here। मैं फटाफट से क्विकली एक बार आपको ये चैप्टर रिवाइज करा देती हूँ। एंड फॉरेंसिक ऑडिट सबसे पहले क्या होता है? ऑडिट है तो हमें पता है कि ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट मींस विच इज अनबायस्ड। तो एक अनबायस्ड एग्जामिनेशन है सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपके, बट विद अ व्यू पॉइंट टू कलेक्ट द एविडेंसेस दैट कैन बी शोड अप इन द कोर्ट। कोर्ट में जो चीजें आप एज एन एविडेंस शो कर सकते हो वो एविडेंसेस कलेक्ट करना इज नोन एज फॉरेंसिक ऑडिट। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगेगा कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट से, क्योंकि उसके अंदर भी हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अच्छे से स्क्रूटनी करते हैं, एनालाइज करते हैं हर चीज को, देन अपनी फाइंडिंग्स देते हैं। बट इसमें और उसमें एक डिफरेंस जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये उसका भी एक एक्सटेंडेड वर्जन टाइप है, बिकॉज यहाँ पे आप यूज कर रहे हो अपनी सारी टेक्निक्स को एंड एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हो जिनको आप कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो। कोई भी फॉल्ट हुआ है, किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट अगर आपके मैनेजमेंट में हुआ है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, या आपको कहीं से पता चला है कि कोई फॉल्ट वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आई है, तो वो हर चीज को स्क्रूटनाइज करना टू अ वेरी डीपर लेवल एंड टू कलेक्ट एविडेंसेस फॉर द सेम, सो दैट अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए अगर आपको फिर क्लाइंट जो है आपका वो अगर कोर्ट में केस फाइल करना चाहे तो वो कोर्ट में आगे प्रोसीड कर सकता है, तो उसके लिए उसको एविडेंसेस भी चाहिए होंगे। सो दिस इज बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग काइंड ऑफ एन ऑडिट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि फॉरेंसिक ऑडिट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप होगा, नॉर्मली शॉर्ट नोट्स वगैरह या कुछ भी, तो ये एविडेंस कलेक्ट करने के लिए विच कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट्स नीडेड है। आप ऑडिटर्स अपॉइंट करते हो जो कि आपको इस चीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। देन जो भी आपके जितने भी लॉयर्स वगैरह होते हैं वो भी एक बार इन चीजों को देख लेते हैं कि ठीक है, अब फिर वो भी क्लाइंट को अपना सजेशन देते हैं कि क्या कोर्ट में उनको केस फाइल करना है या नहीं करना, राइट। अब इसके नीड्स क्या है, इसकी क्या चीजें हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बट हमें पता है कि जनरली इतने बड़े बड़े लेवल के फ्रॉड्स होते क्यों हैं? करप्शन की वजह से। करप्शन इतना बढ़ गया तो फ्रॉड ऑब्वियसली करप्शन की वजह से हो ही रहे। एक्सटॉर्शन, कि आप किसी को बोल रहे हो, किसी को धमका रहे हो कि ये ही करो, तो वो सारे फ्रॉड्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे, मैनेजमेंट किसी को धमका रहा है या फिर मैनेजमेंट को कोई धमका रहा है जिस वजह से अगर आपकी फिगर्स ही फॉल्टी हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी चीज हो सकती है, तो वो क्यों है उसको फाइंड करना, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस कलेक्ट करना, वो पूरा प्रोसेस इसी का पार्ट है, राइट। चलिए अब एक बार पढ़ते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमारे पास आता है फोरेंसिक ऑडिट। इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसके बारे में। वो एक इवैल्यूएशन है किस चीज का? इंडिविजुअल का या फर्म के वही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, जिससे कि आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स है आप फाइल करना चाहते हो, ऑलरेडी फाइल्ड है, आपको एविडेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैटर पे कलेक्ट करने हैं, या फिर यू आर गिवन
एन इन्फॉर्मेशन, आपको किसी एक सोर्स ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, एंड नाउ यू आर फाइंडिंग इट आउट सो दैट वेदर टू फाइल अ केस और नॉट, दोनों ही केसेस में एज एन एविडेंस आप इनकी सारी चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एक्टिविटीज, एंड ऑडिटर्स को भी कॉल अप किया जा सकता है हेल्प करने के लिए एज एन एक्सपर्ट। यू फोरेंसिक ऑडिट प्रोसेसेस जो है, ये देखो ये रहा वो वाला पॉइंट कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल ऑडिट जैसा ही है, क्योंकि इसमें आप प्लानिंग कर रहे हो, आप अपनी हर चीज निकाल रहे हो, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हो, बट इसमें एडेड स्टेप्स क्या है कि कोर्ट में पोटेंशियल अपीयरेंस के लिए आपको जितने भी एविडेंसेस चाहिए होते हैं, इसमें आप एडिशनली वो भी फाइंड करते हैं, राइट। जितने भी लॉयर्स वगैरह हैं वो भी अपने एविडेंसेस ऑफर करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं फिर अपने कंक्लूजन्स रिस्पोंडेंट को कि केस को जज के सामने ट्रायल में ले जाना है या नहीं, राइट। रीजंस क्या क्या है, अब किस तरीके से रीजंस है इसमें कि क्यों हम फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, क्यों इतना सब होता है, करप्शन की वजह से होता है भाई, करप्शन अलग अलग जगह पे है, तो फिर आप बेसिकली ये देखते हो कि कहाँ पे किस लेवल पे कितना एक्सटेंट तक करप्शन फैला हुआ है आपके ऑल ओवर अकाउंट्स में, आपके ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन में, कि कहाँ तक किस लेवल का फ्रॉड हो सकता है या फिर चल रहा है अभी, राइट। एक्सटॉर्शन, वही किसी से फोर्सफुली आप कोई काम करवा रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो किसी को कोई काम करने के लिए। कंपनी के फाइनेंसेस में अगर कोई एक्सटॉर्शन वगैरह देखा गया तो फिर आप उसको क्या करोगे, अगर कोई धमका के कोई काम कराया जा रहा है तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल भी खराब होती है आपके क्लाइंट्स के सामने, आपके सप्लायर्स के सामने। देन वी हैव ब्राइबरी, कोई आपको पैसे दे रहा है, उसकी वजह से आपने कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की हेरा फेरी करी है, कोई भी चीज ऐसी आपने इलीगल करी है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, जिस वजह से अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी दाव पे है, अकाउंट्स भी दाव पे है, सब कुछ उसका जो है वो खराब है। ये सब चीजों को भी चेक करने के लिए, एविडेंसेस फाइंड करने के लिए हमें इस तरीके की फोरेंसिक ऑडिट्स कंडक्ट करवानी पड़ती है, राइट। कोई भी बंदा अगर अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड, अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है तो फिर वो कंपनी के प्रॉफिट्स, यस, और उसके इंटरेस्ट वगैरह हर चीज को इफेक्ट करता है। फोरेंसिक ऑडिट्स, ये देखिए फोरेंसिक ऑडिट जो है हमने डिजाइन करी है किस तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हम बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को किसी भी एंटिटी के, और कोई भी फ्रॉड वगैरह हुआ है तो उसके अगेंस्ट में हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, एंड वी कैन प्रोवाइड द एविडेंसेस दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। रीजंस फॉर कंडक्टिंग फोरेंसिक ऑडिट, रीजंस क्या है, हमें भाई ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है हम चाहते हैं कि हम ये सारी इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज करें, तो ये उन्हीं सबको एक्सपोज करने के लिए, या फिर अगर ऑलरेडी कोई चीज हो चुकी है तो उसके अगेंस्ट हमें एविडेंस फाइंड करना है, जिससे कि हम अपने आप को भी कहाँ पे क्या गलत है वो चीज को हम प्रूव कर सके, तो इसीलिए हम करते हैं फोरेंसिक ऑडिट। देन फंक्शंस ऑफ फोरेंसिक ऑडिट या स्टेप्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए या फिर स्टेप्स पूछे जाए तो क्या स्टेप्स हैं आपके फोरेंसिक ऑडिट के। सबसे पहले तो आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन को प्लान करना है, देन प्लान करने के साथ साथ आपने फिर उसके बाद एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, देन आपने रिपोर्टिंग करनी है, रिटन रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए अपनी सारी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज से, एंड जितनी भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कैलकुलेट करी है, आपने फाइंड करी है, वो सब रिटन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। उसी रिटन फॉर्म से ही तो बेसिकली आप आगे फिर कोर्ट में केस वगैरह फाइल कर सकते हो। एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्लियरली ये सारे के सारे एविडेंसेस जो अभी इस प्रोसेस से आपने निकाले हैं वो आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करोगे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फिर वो आपके काम आएंगे। नीड फॉर फोरेंसिक ऑडिट, नीड वही है, हमें ये देखना है कि किस तरीके के इन्फ्लुएंस की वजह से कहाँ पे हमारी कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, हमारे कहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन कोई ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी एक्सटॉर्शन से, ब्राइबरी की वजह से हमारी इंटरनल मैनेजमेंट की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन कोई लीक तो नहीं कर रहा बाहर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर तो नहीं हमारी कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, एंड हमारे बेसिकली इन सब चीजों से प्रॉफिट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम ओवरऑल मार्केट में कितने गुडविल वाले हैं कितने नहीं है, वो हर चीज के लिए हम बेसिकली फोरेंसिक ऑडिट करवाते हैं। चलिए एक बार पढ़ते हैं कि नीड क्या है फोरेंसिक ऑडिट की। इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय विसिल ब्लोअर्स जो भी इंटरनली जो भी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन की चोरी हो जाती है, रिकंसिलिएशन से हमें बहुत ही मटेरियल डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो फिर वो डिफरेंसेस क्यों हैं, क्या रीजंस है उनके लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए हम मोर डिटेल्ड एंड इन डेप्थ वेरिफिकेशन के लिए फोरेंसिक ऑडिट्स करवाते हैं। आप सस्पिशियस हो कि कोई फ्रॉड या कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है
और टर्नओवर हो गया है बट बैलेंस अभी भी आपका नेगेटिव दिखा रहा है, ये भी एक तरीके का इंडिकेशन है कि आपने जो एक नॉर्मल ऑडिट करवाई या फिर एक नॉर्मल आपने ओवरऑल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाया एंड हर चीज आपने देखी, तो वैसे तो आपका टर्नओवर तो फुल ऑन आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, आपके टर्नओवर तो बहुत ही अच्छे फिगर्स में है, बट इन एडिशन टू दैट आपके सारे के सारे प्रॉफिट्स जो है वो नेगेटिव है, मींस यू आर बुकिंग लॉसेस। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, देन व्हाई आर यू बुकिंग लॉसेस? तो ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस है जिसके लिए आप चाहते हो कि इसके अगेंस्ट आपको मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले एंड यू वांट टू डीप डाइव into all the processes of the organization so as to find out कि क्या रूट कॉज हो सकता है इन चीजों का, राइट इसीलिए ये हम फोरेंसिक ऑडिट करवाते हैं। देन हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी। फोरेंसिक ऑडिट की 9 स्टेप्स है, इन 9 स्टेप्स का ये ऑडिट एंगेजमेंट है हमारा। एक बार ये 9 स्टेप्स का ऑडिट एंगेजमेंट देखते क्या है। आप एक्सेप्ट करोगे ऑडिट एंगेजमेंट को, इवेलुएट करोगे जितने भी एलिगेशंस आपके ऊपर, जितने भी आपके ऊपर इल्जाम लगे, जो भी चीजें आपके अगेंस्ट बोली गई हैं, जो भी चीजें सस्पिशियस है, उनको आप अच्छे से इवेलुएट करोगे। आप बैकग्राउंड नोट्स वगैरह अच्छे से कंडक्ट करोगे, इन्वेस्टिगेशन की प्रिलिमिनरी स्टेज को कंडक्ट करोगे, जो भी प्रिडिक्शन है वो सारी की सारी चेक करोगे, ये सोचते हुए कि जैसे लिटिगेशन तो होगी होगी, मतलब एक लीगल प्रोसीडिंग आप इसके अगेंस्ट फाइल करोगे ही करोगे या फिर इसके अगेंस्ट चलेगी ही चलेगी। विद दैट अजम्पशन आप पहले पूरा अपना प्रोसेस करेंगे। देन एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे एक बार आप, वहां से भी देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन क्या आप ग्रैब कर सकते हैं, कहाँ से क्या गैदर कर सकते हैं। देन प्रूफ्स वगैरह गैदर करोगे, रिपोर्ट्स, अब प्रूफ्स कलेक्ट हो गया आपके पास, तो फिर रिपोर्ट्स आप सारी की सारी अपनी मैनेज करोगे, फाइल करोगे एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये तो अल्टीमेटली फोरेंसिक ऑडिट का एंड है ही, राइट। कॉमन एरियाज ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट के क्या क्या एरियाज हो सकते हैं? सारी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं, हर चीज फोरेंसिक ऑडिट के एरियाज में कवर होती है। जैसे कि आपके असेट्स को सेफ गार्ड करना, तो आपके असेट्स के साथ कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ। देन आपकी कोई भी फाइनेंशियल आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है, वहां पे तो कोई वो नहीं आ रहा, आपकी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन कोई भी तरीके के अगर आपके पास ऐसे प्रूफ्स हैं, किसी से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर आप खुद विजिबली देख सकते हो कहीं से कुछ भी कि कोई भी एक्सटॉर्शन, करप्शन, ब्राइबरी, इस सब तरीके की चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, नो मैटर एट व्हाट लेवल, वो हाईएस्ट लेवल पे भी हो सकती है, मिडिल लेवल पे भी हो सकती है, बट अगर ऐसे कोई भी चीजें आपको दिख रही हैं एंड यू कैन सेंस इट, देन यस, ये सब हर एरिया ही आपके फोरेंसिक ऑडिट में कवर होता है। चलिए एक बार देखते हैं कॉमन एरियाज ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। आपके फोरेंसिक ऑडिट में क्या क्या कॉमन एरियाज है? असेट मिस अप्रोप्रिएशन, करप्शन, एक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। की बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या क्या है भाई? आपकी हर इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी, आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, फोरेंसिक ऑडिट हो गया अगर आपका तो आप ज्यादा एक्यूरेट हो जाओगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कोई भी फ्रॉड वगैरह है वो सब हट जाएगा। इन बेसिकली इन जनरल आपकी फिर गुडविल भी बढ़ेगी, लोगों के ऊपर आपका ट्रस्ट भी जो है इंक्रीज होगा। ठीक, देखते हैं एक बार की बेनिफिट्स। हाँ, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, वही क्योंकि आपकी इमेज क्लीन होगी तो लोगों की आपके ऊपर क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आपकी बेटर हो जाएगी। इफेक्टिवनेस ओवरऑल आपकी हर बिजनेस प्रोसेस की यू विल बिकम मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेसी भी आपके उसमें बढ़ेगी। देन वी हैव बिजनेस फ्रॉड्स। बिजनेस फ्रॉड्स का क्या मतलब है? कोई भी इलीगल काम आप करते हो वो आपके बिजनेस फ्रॉड के अंदर आता है। कोई भी ऐसा काम जो करने के लिए आप इंटाइटल्ड नहीं हो या फिर किसी भी तरीके से आप कर रहे हो जो कि बिजनेस के प्रोसेसेस के, बिजनेस के, आपके लॉज के, आपके हर चीज के अगेंस्ट है, वो आपके होते हैं बिजनेस फ्रॉड्स। देखते हैं एक बार। दे कंसिस्ट, हाँ, इलीगल या अनएथिकल सारी की सारी डिसेप्टिव एक्शंस जो भी या तो कंपनी कर रही है या कोई इंडिविजुअल कर रहा है जो कि एक्ट कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होते हैं। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं फ्रॉड करने के? कोई भी कंपनी क्यों फ्रॉड करेगी? या तो वो अपने कोई भी प्रॉफिट फिगर्स को छुपाना चाहती है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके एसेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं, या तो वो उन्हें छुपाना चाहती है इसलिए वो कोई भी फ्रॉड कर रही है जानबूझ के कि उसकी चीजें अच्छी नहीं है, उसके एसेट्स अच्छे नहीं है, उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है वो ज्यादा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसके लिए। और दूसरा क्या है? रिटेन योर कस्टमर्स, अपने शेयर होल्डर्स को रिटेन करने के लिए, अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए एक होता है कि आप एक झूठी अच्छी इमेज और ज्यादा अच्छी इमेज क्रिएट करते हो इन द आईज ऑफ पब्लिक, जिससे कि वो उनका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और बल्कि आप न्यू इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करो, साथ ही साथ पुराने इन्वेस्टर्स को भी आप रिटेन करके रखो। इसलिए भी आप फ्रॉड कर सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी लॉजिकल कि आप कोई भी चीज क्यों किसी भी चीज में घपला करोगे, झोल झपाटा करोगे, तो वो झोल झपाटा या फिर आप मैनिपुलेशन वगैरह करोगे अनएथिकल मीन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो आप इसीलिए कर सकते हो क्योंकि आप चाहते हो
कि आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी दिखे, जिससे कि लोग आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो, एंड जो ऑलरेडी आपके साथ एसोसिएटेड है वो आपके साथ आगे तक फ्यूचर तक रहे। तो रिटेन करने के लिए एंड न्यू को अट्रैक्ट करने के लिए करोगे। इसीलिए आप चाहोगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा जितनी अच्छी है उससे बहुत ज्यादा अच्छी दिखे, एंड जितने भी आपके एसेट्स वगैरह में, आपकी प्रॉफिट फिगर्स में कोई भी कमी है उसको छुपाने के लिए आप करोगे, राइट। चलिए एक बार पढ़ते हैं। Why do corporate frauds happen? क्यों होते हैं corporate frauds? देखिए सबसे पहला क्या है कि क्यों हो रहे हैं, डिजायर है, या देखो वही आपको अपने न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है या पुरानों को रिटेन करना है, इसलिए कर सकते हो। या फिर कंपनी के प्रोडक्ट में कोई भी गड़बड़ है, कोई भी डिफेक्ट है, वही आपको उसके एसेट्स में कोई भी गड़बड़ है, कंपनी के कोई भी तरीके के प्रोडक्ट में गड़बड़ है, उसको अगर आपको छुपाना है तो आप ये कर सकते हो, राइट। देन मेजर फ्रॉड केसेस इन द वर्ल्ड, ये आपकी स्टडी मटेरियल के ही अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लाइक 3 4 5, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या इनके अंदर फ्रॉड हुए थे, उसके लिए यहाँ पे कुछ केस स्टडीज वगैरह दी हैं कि किस तरीके के बिजनेस में फ्रॉड हुए थे इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये 5 पॉइंट्स थे, तो मैंने वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए केस स्टडी के लिए, आपकी जितने भी फ्रॉड्स हुए थे इन द वर्ल्ड जो भी आपकी स्टडी मटेरियल में दिए हैं, ताकि आप एक बार यहाँ से भी गो थ्रू कर लो। मैंने आपके नोट्स में ही डाले हैं, आप ये आराम से रीड कर सकते हो। एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप करके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये 5 केस स्टडीज है, ये आप वहां से देख लीजिएगा, एंड जब आप मेरे से नोट्स लेंगे तब आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। देन हमारे पास आता है द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड के रिस्क को मैनेज करना। सबसे पहले वो ये कि फ्रॉड क्या है, कोई भी वही आप जानबूझ के कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको पता है इलीगल है, अनएथिकल है, जिससे कि आप कोई गलत बेनिफिट्स उठाना चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें आपकी फ्रॉड में आती है, ठीक। एक बार पढ़ते हैं। फ्रॉड क्या है, डेलिब्रेट एक्शन है कि अनऑथराइज्ड बेनिफिट्स आप उठाओगे अपने लिए या अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए, गलत तरीकों को यूज करते हुए सप्रेस कर रहे हो ट्रूथ को, मतलब कि सच छुपा रहे हो, कोई गलत तरीका यूज कर रहे हो जिससे कि आप दूसरे आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं और आप उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हो। फ्रॉड इंक्लूड्स, फ्रॉड में गलत तरीके से किसी भी तरीके से गलत तरीके से आप अगर फायदा उठा रहे हो किसी भी चीज का, हर चीज फ्रॉड में आती है, तो कोई भी नाम हो सब फ्रॉड में आएगा। एम्बेजलमेंट कैश की हो गई, वो फॉर्जरी, कोई भी चीज चोरी हो गई अनऑथराइज्डली, आप उस चीज के लिए ऑथराइज नहीं हो बट यू आर ऑल्टरिंग द थिंग्स। देन यू हैव द मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है आपके, रिसिट ऑफ अनअर्न्ड वेजेस, कोई भी चीज हो बाय वट एवर नेम कॉल्ड, इफ इट इज अनएथिकल अनऑथराइज्ड एंड यू आर डूइंग इट फॉर जस्ट टेकिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ इट फॉर योर सेल्फ या फिर फॉर द कंपनी, तो वो चीज फ्रॉड में आएगी, राइट। ये बेसिक बेसिक है, आप देख रहे होगे कि वैसे तो एक नया सेक्शन ऐड किया है आपके बुक्स में, बट इट इज क्वाइट सिंपल कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ थोड़ी बहुत वर्ड्स आपने फ्रेम करने हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि समझने में कोई इसमें प्रॉब्लम हो। थोड़ा लर्न करने के लिए हाँ आप 2 3 बार पढ़ोगे, उसके बाद ही यू विल गेट द थिंग्स इनटू योर ब्रेन, वो तभी दिमाग में जाती है, तभी वो चीजें आगे प्रोसेस होती है जब आप उसको एटलीस्ट 2 3 बार पढ़ लेते हो। तो मेक श्योर कि ये नोट्स आप मुझसे ले लो, ताकि 3 4 बार एटलीस्ट आप इसको पढ़ लो, एंड देन यू गेट टू नो कि हाँ ठीक है आंसर कैसे लिखना है एंड किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक फ्रॉड का ट्रायंगल है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि फ्रॉड 3 चीजों की वजह से होता है, या फिर ये 3 चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है। तो कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है, अपॉर्चुनिटी कि आपके पास ऐसी कोई है, देन द सेकेंड वन इज रैशनलिज्म, एंड द थर्ड वन इज प्रेशर। ये 3 चीजें हैं जो आपके फ्रॉड ट्रायंगल को कंप्लीट करती है। ये मेरे हिसाब से अब जैसे नया आपका ये चैप्टर ऐड हुआ है, तो आई कैन नॉट कमिट कि ये आ सकता है या नहीं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किए जा सकते हैं, बट हाँ जैसे ये ट्रायंगल है, एक थोड़ा न्यू पार्ट है, तो आप ये एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो। चलिए एक बार आगे देखते हैं। ये फ्रॉड का ट्रायंगल है, रैशनलाइजेशन एंड एवरीथिंग। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे तीनों चीजों का, प्रेशर और आपका रैशनलाइजेशन, तीनों चीजों के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि क्या है तीनों चीजें। अपॉर्चुनिटी, प्रेशर, प्रेशर मतलब मोटिव की क्या है, क्यों आप कर रहे हो फ्रॉड, एंड रैशनलाइजेशन। ठीक, एक बार ये तीनों चीजें पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी, अगर आपके
इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो इनडायरेक्टली कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही वीक है तो पकड़ में आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अपॉर्चुनिटी तब अराइज होती है जब आपके इंटरनल कंट्रोल्स थोड़े वीक होते हैं। मोटिव मोटिव किस किस वजह से हो सकता है? कोई भी आपकी पर्सनल कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस वजह से आप सोच रहे हो कि चल भाई यहाँ चोरी कर लेता हूँ या फिर यहाँ ये कर लेता हूँ। ऑल्दो इट इज अनएथिकल एंड यू शुड नेवर डू दैट, बट प्रेशर किसी भी चीज का आपका हो सकता है, कोई ड्रग्स का, शॉपिंग का, या फिर कोई भी परफॉर्मेंस गोल्स का, किसी भी चीज का आपके ऊपर कोई भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसा करने में मजबूर हो सकते हो या आप अपने आप को खुद ऐसा करने में मजबूर कर सकते हो। ऑल्दो हमें किसी भी सिचुएशन में ऐसा कोई भी गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए, नेवर एवर। रैशनलाइजेशन, जब एक इंडिविजुअल कोई भी अपने फ्रॉड एक्टिविटीज के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन जो है वो खुद से रेडी कर लेता है, एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और केस टू केस वो चीज बहुत ही डिफरेंट है। जैसे अब आप ये देखो, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आई नीड दिस मनी एंड आई पे इट बैक व्हेन आई गेट माई पे चेक, द अदर पीपल आर डूइंग इट। जब मेरे को पैसा मिल जाएगा तब मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, और ये इस तरीके से थोड़ा फ्रॉड जो है या फिर वो चीज इट गोज ऑन। रेड फ्लैग फॉर फ्रॉड्स, फ्रॉड से कुछ रेड फ्लैग्स है, हर चीज के रेड फ्लैग्स होते हैं, एंड रेड फ्लैग इज अ वेरी कॉमन टर्म ऑन सोशल मीडिया दीज डेज, एंड वी ऑल नो कि क्यों हमेशा हर चीज में वी से कि दीज आर द रेड फ्लैग्स इन अ बॉय, दीज आर द रेड फ्लैग्स इन अ गर्ल। तो यहाँ पे फ्रॉड के भी कुछ रेड फ्लैग्स है, तो गर्ल्स और बॉयज के रेड फ्लैग्स को थोड़ी देर के लिए साइड कर लेते हैं ताकि हम अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लें एंड अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। दो तरीके के रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे, इम्प्लॉय रेड फ्लैग्स एंड मैनेजमेंट रेड फ्लैग्स। इम्प्लॉयज की साइड से ऐसा कुछ बिहेवियर जिसमें कि आपको कोई ना कोई गड़बड़ दिखे, एंड मैनेजमेंट की साइड से कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें आपको गड़बड़ दिखे, तो वो है रेड फ्लैग्स। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिए हुए हैं, एक बार पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो इम्प्लॉय के अंदर, जिससे कि आप ये बात सोच सको, आप इस बात का थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगा सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। एम्प्लॉय का लाइफस्टाइल ही बिल्कुल चेंज हो गया है, एकदम से पहले वो फटीचरों की तरह आता था, अब वो एकदम से भाई गोल्ड ज्वेलरी, बहुत ही एक्सपेंसिव कार में आ रहा है, कहाँ पहले साइकिल पे आता था, रिक्शा में आता था। तो कोई भी ड्रास्टिक चेंज हो रहा है अगर उसके लाइफस्टाइल में, तो ये भी एक तरीके का इंडिकेशन है कि कुछ तो ऐसा हुआ है रातों रात एकदम से कि क्या हो गया। सो दैट इज ऑल्सो रेड फ्लैग कि उनके बिहेवियर में किस तरीके का, उनके लाइफस्टाइल में किस तरीके का चेंज आ रहा है, बिहेवियर में कैसा चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब हो सकता है कि कोई आप पहले कोई बहुत ही नॉर्मल सा इंसान था, फिर एकदम से वो काफी ज्यादा he or she becomes, you know, a very much addicted to alcohol or drugs or anything। तो ये भी इन सब चीजों पे भी you should keep a check कि उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ रहा है, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। कोई पर्सनल डेट की या कोई क्रेडिट प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर किसी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा एक डेट आ गया है या कोई क्रेडिट प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर वो पहले थी पर एकदम से अब हट गई, तो ऐसा क्या हो गया कि हट गई, या फिर ऐसा क्या होगा कि अब हो गई। एंड अगर अब एकदम से कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर व्हाट इफ कि आगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़े। तो आपको एम्प्लॉय के लिए भी मतलब बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी वेकेशन या सिक लीव वो ले ही नहीं रहे, कोई खुद से क्यों छुट्टी के लिए मना करेगा। कॉर्पोरेट में तो जनरली अब हम भी, आप हैं, मैं हूँ, हम सब क्या ही सुनते हैं और क्या ही देख रहे हैं अपने आसपास, ये कि कॉर्पोरेट में लोग मरते हैं कि भाई हमें छुट्टी दे दो, बट कोई इसके बिल्कुल ही ऑपोजिटली बिहेव कर रहा है। तो कोई भी ऐसी अनयूजुअल सी बात अगर आपको लग रही है, तो ये सारे एम्प्लॉय रेड फ्लैग्स में आएंगे। देन कुछ हमारे पास मैनेजमेंट के रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट जो है वो बार बार अपने इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहा है, मैनेजमेंट के डिसीजन जो है वो डोमिनेट कर रहा है कोई भी छोटा सा ग्रुप, तो वो मैनेजमेंट का डिसीजन कोई एक इंडिविजुअल ही क्यों ऑथराइज कर रहा है, क्यों एक इंडिविजुअल की इतनी ज्यादा अथॉरिटी हो गई है एकदम से, तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इंटरनल कंट्रोल्स आपके बहुत वीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब इंटरनल कंट्रोल्स वीक होते हैं। कोई भी बिना ढंग के मॉनिटरिंग के डिसेंट्रलाइजेशन आप कर रहे हो, अकाउंटिंग पर्सोनल जो है वो अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभा रहा, चेकिंग के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं, बैंकिंग अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं विच आर वेरी अनयूजुअल एंड नॉट रिक्वायर्ड एज मच फ्रीक्वेंटली एज दे आर हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स है जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा आपको मतलब बहुत सारे पॉइंट्स लर्न करने चाहिए, आई थिंक 4 और 5 पॉइंट्स ऑफ ईच वुड वर्क। 4 या 5 पॉइंट्स आप एम्प्लॉय के याद कर ले, एंड 4 या 5 आप मैनेजमेंट के रेड फ्लैग्स के पॉइंट्स याद कर ले, कि अगर इनकेस कोई रेड फ्लैग्स के ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो तो आपको 4-5 पॉइंट्स ऑफ ईच आते हो। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग विच इज फाइनेंशियल फोरेंसिक्स।
इसका बेसिकली क्या मतलब है, फाइनेंशियल भी आ रहा है, फोरेंसिक भी आ रहा है। फोरेंसिक मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन, तो फाइनेंशियल भी आपका मतलब फाइनेंशियल हमारा जनरली अपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसके अंदर दोनों चीजें होती है, अकाउंटिंग भी होती है और इन्वेस्टिगेशन भी होती है। इसके अंदर आप इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की सॉरी फाइनेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हो इस तरीके से कि आपको ये पता चले कि वो किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी फाइनेंसेस हैं, या एक मैनेजमेंट के पास जितने भी फाइनेंसेस है, एक इंडिविजुअल के पास जितने भी फाइनेंसेस हैं, वो उस चीज को कैसे मैनेज कर रहा है, कहाँ से वो चीज जनरेट हो रही है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, अपना खर्चा पानी कैसे चला रहे हो, कितने फंड्स है, वो फंड्स कहाँ से आए, तो इन डिटेल पूरा हर चीज की इन्वेस्टिगेशन करना अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल फोरेंसिक्स। ठीक है, इससे होता क्या है, फाइनेंशियल क्राइम वगैरह कम होता है, और जो भी क्राइम ऑलरेडी हो चुके हैं उनको आप रिकवर भी कर सकते हो। अभी तो इसका इतना डेट था, अब इसका एकदम से डेट ही जीरो हो गया। अभी तक तो इसके पास कुछ पैसा ही नहीं था बैंक अकाउंट में, एकदम से बढ़ गया। तो अगर कोई भी ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है तो उसको आप रिकवर कर सकते हो, उसको आप ध्यान में ला सकते हो। एंड अगर कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, तो आगे ना हो उसके लिए भी आप प्रिवेंट भी कर सकते हो चीजों को, राइट। देन हमारे पास आता है कॉमन केसेस ऑफ फाइनेंशियल फोरेंसिक्स प्रोफेशनल माइट वर्क ऑन। कुछ ऐसे केसेस है जिसपे ये फोरेंसिक प्रोफेशनल जो है वो काम करेगा। किन किन चीजों पे फाइनेंशियल फोरेंसिक प्रोफेशनल जनरली काम कर सकता है, फाइनेंशियल थेफ्ट पे काम कर सकता है। कोई भी पैसा चुरा रहा है तो उसके ऊपर आप, अगर आप हर चीज के ऊपर ढंग से ध्यान दे रहे हो तो वो चोरी आप पकड़ भी सकते हो, और चोरी ना हो उसके लिए आप अच्छे कंट्रोल्स भी लगा सकते हो। ठीक, आप हर चीज को ढंग से पढ़ते हो, ऑर्गेनाइजेशन की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ते हो, क्या प्रोसेस है। कोई भी बंदा अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जा रहा है और उसकी एंट्री भी खुद लिख रहा है, तो क्या प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है फॉर द डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कितने लोग एक पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व है, किस तरीके से कौन कहाँ पे रूट कॉज क्या हो सकता है, हर चीज पे उसका ध्यान हो सकता है। देन सिक्योरिटीज फ्रॉड। सिक्योरिटीज फ्रॉड का क्या मतलब है, कोई भी बंदा, कोई भी इन्वेस्टर को आप सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब कोई भी आपका जो भी इन्वेस्टर है उसको कोई भी आप झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई भी चीज आप ऐसी कंसील कर रहे हो, या फिर कोई भी फ्रॉड स्टेटमेंट्स आप क्लेम कर रहे हो उनके सामने, वो सारे सिक्योरिटीज फ्रॉड में आते हैं। एंड वो सारी चीजों के ऊपर भी आप ध्यान लगाते हो। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। व्हाइट कॉलर फ्रॉड्स दैट टिपिकली अकर कब, when someone presents, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ एनी इन्वेस्टर। फाइनेंशियल फोरेंसिक्स प्रोफेशनल क्या करेगा, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो सब चीजें देखेगा कि कब आपको किस इन्वेस्टर को आपने क्या झूठी इन्फॉर्मेशन जो है वो पोर्ट्रे करी है। जैसे कि क्या क्या चीजें आप चेक कर सकते हो, आप स्टॉक ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, ये देखने के लिए कि क्या किसी ने कोई सिक्योरिटी फ्रॉड तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया। तो हर तरीके के जितने भी प्रूफ्स होते हैं वो सारे के सारे प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स जहां से वेरीफाई कर सकते हो, वो सब चीजें वो फाइनेंशियल फोरेंसिक प्रोफेशनल जो है वो एक्सेस करेगा एंड उन्हीं चीजों को अच्छे से एनालाइज करेगा। देन वी हैव मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसका काम है भाई ढंग से ये देखना। ये इसका इसके ऊपर तो खैर आपका चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 18 जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या एक्ट है, उसको लॉ में से हटाया है या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, बट वो आपकी यहाँ पे तो डाला है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के सब्जेक्ट में। तो अगर दोनों जगह है एंड इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप देन इट इज एन एडेड एडवांटेज टू यू। एंड अगर आपने ऑलरेडी थर्ड ग्रुप दे रखा है तो भी थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा, तो इट विल हेल्प यू रिकॉल एवरीथिंग वेरी फास्ट। चलिए एक बार देखते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप इलीगल मेथड से जितने भी पैसे हैं पैसे बनाते हो, आप ब्लैक का व्हाइट करते हो इलीगल मीन्स से। तो आप क्या करोगे, फाइनेंशियल फोरेंसिक एनालिस्ट जो है प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, शेल कंपनीज की जितनी भी होती है उनकी डॉक्यूमेंटेशन को आप वेरीफाई करोगे, उनकी इनकम में क्या क्या चेंजेस है वो सब पे आप ध्यान रखोगे। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई भी वैल्यूएशन हो रही है आपकी बिजनेस की, उसके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, तो आपका फाइनेंशियल फोरेंसिक एनालिस्ट या फिर प्रोफेशनल, आप कुछ भी कह लो बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो वो क्या करेगा आपकी वैल्यूएशन के सारे मेथड्स पे, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, हर चीज पे कंप्लीट डिटेल्ड चेक रखेगा, जिससे कि आपकी इस तरीके के फ्रॉड्स ना हो। देखते हैं एक बार वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स, वो एनालाइज करेगा कि बिजनेस अपनी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। वही टैक्स इवेजन, टैक्स की कोई भी चोरी हो रही है तो वो चोरी ना हो इसके लिए कितना टैक्स आपका जनरेट हुआ, कितना आपने पे किया, आपकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने कहीं पे आपने किसी का टीडीएस काटना था आपने काटा या नहीं, आपने वो डिपॉजिट कराया या नहीं, आपने जहां पे आपको टैक्स पे करना था किसी भी ट्रांजेक्शन पे आपने वहां पे किया या नहीं, हर चीज को वो अच्छे से देखेगा कि टैक्स की भी कोई चोरी ना हो, कोई ब्लैक का व्हाइट ना करे, तो मनी लॉन्ड्रिंग। देन आप कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन ना दो अपने इन्वेस्टर्स को, तो स्टॉक से रिलेटेड, एंड कोई भी और फ्रॉड ना हो, तो फाइनेंशियल फॉरेंसिक
प्रोफेशनल की सारी ड्यूटी, सारे के सारे एरियाज कवर्ड होते हैं। कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अपने टैक्सेस पे नहीं करता तो टैक्स इवेजन हो जाता है, बिल्कुल टैक्स की चोरी। फोरेंसिक एनालिस्ट क्या करता है, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करना है, इनकम जहां से जनरेट हुई वही पूरा हर चीज आपने देखना है कि क्या किसी ने कोई टैक्स की चोरी तो नहीं करी। ठीक, ऑल राइट। नेक्स्ट है आपके पास फोरेंसिक ऑडिटिंग टेक्निक्स नाउ अडेज। आजकल किस तरीके की टेक्निक्स वगैरह आ रही हैं? आजकल जो टेक्निक्स आ रही हैं बेसिकली, आप अकाउंटेंट्स के लिए एक सेपरेट आपका डिपार्टमेंट होता है। एक हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग से बना होता है, जहाँ पे आपके अकाउंटेंट्स जो है वो आपकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर चीज को लिखते हैं, फिर आप उसकी प्रॉपर ऑडिट भी करवाते हो साथ ही साथ। लेकिन अगर आपने कोई भी एविडेंस कलेक्ट करना है, बिल्कुल इन डेप्थ आपने एनालिसिस करनी है, अपने कोई भी केस हुआ है उसकी, कोई भी फ्रॉड हुआ है उसकी, या फिर कोई भी केस के लिए अगर आप यू आर सस्पिशियस दैट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस, किसी ने कुछ बताया, तो फिर आपको उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करने के लिए भी किसी भी फॉर दैट मैटर नोन आप फिर फोरेंसिक ऑडिट भी यहाँ पे करवाते हो। ठीक है, और ये थोड़ा एक फोरेंसिक ऑडिट के बारे में भी इसमें ये कि सारे के सारे फाइनेंस के रिकॉर्ड्स वगैरह हर चीज के ऊपर आप एक अच्छा चेक रखते हो, जिससे कि आपको कोई भी चीज अगर हो रही है तो आपको पता लग जाए, कोई भी चीज हो चुकी है तो वो रिकवर करने में भी आपको हेल्प करे, कोई भी लॉस अगर हो गया तो वो रिकवर करने में भी आपको हेल्प करे। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। फोरेंसिक ऑडिटिंग टेक्निक्स नाउअडेज, आजकल क्या टेक्निक्स जो हैं वो यूज हो रही है। काफी बिजनेसेस क्या करते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं इन हाउस अकाउंटेंट्स का, जो कि पूरी बिजनेस एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन ये न्यू इनोवेटिव फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज आजकल अलग अलग तरीके के, आजकल लोगों की जो है जैसे कहते हैं ना उच्च विचार, तो लोगों के जो उच्च विचार है वो उच्च हरकतें भी लोगों की आजकल होने लगी हैं, जिससे कि आप फ्रॉड्स को भी नहीं पकड़ पाते। पहले तो चलो ठीक है, आपने अकाउंटेंट जो बनाया, अकाउंटेंट जिसको रखा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाया, वो आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, अच्छे से सब कुछ कर रहा है, उसी के साथ साथ इस बात पे ध्यान भी दे रहा है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी इस तरीके की इलीगल या फिर कोई भी ऐसी इनअप्रोप्रिएट हरकत तो नहीं हो रही है। बट आजकल फ्रॉड की एक्टिविटीज भी बहुत इनोवेटिव हो गई है, जिससे कि आप कुछ भी कर लो वो नहीं हो सकता अनकवर अनलेस एंड अनटिल आप उसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस ना करो। और ये हमें पता है कि हमें इन डेप्थ एनालिसिस करनी है तो हमें फोरेंसिक ऑडिट करवाना होता है। फोरेंसिक ऑडिट जो है वो एक इस तरीके की अकाउंटिंग है, ये हमने पढ़ा है। क्रॉस चेक कर रहे हैं आप बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को, जिससे कि आप ये देखो कि कोई भी फ्रॉड हो तो नहीं रहा, और अगर फ्रॉड हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपने इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस फाइंड करने एंड यू कैन गो टू द कोर्ट। ठीक, एफिशिएंसी इंप्रूव करने में बिजनेस की हेल्प करता है। तो आजकल अगर क्या हो रहा है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के डायरेक्टली ये ना पूछे कि फोरेंसिक ऑडिट क्या है, और आपसे ऐसे पूछ ले कि आजकल क्या चल रहा है, तो वही सेम चीज जो हम इंट्रोडक्शन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि क्या नीड है, क्यों होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, जो हमने सबसे ऊपर की 2-3 स्लाइड्स में पढ़े थे, वही सारी चीजें आपने इसमें लिखनी है। क्वालिटीज ऑफ अ फोरेंसिक अकाउंटेंट, एक फोरेंसिक अकाउंटेंट के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके पास एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए, दिमाग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, आप तो बल्कि फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी हो एक तरीके से, कि आपने ही सारे एविडेंसेस वगैरह फाइंड करने हैं, तो आपके पास एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल, हर छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल सीबीआई की तरह आपने हर छोटी छोटी चीजों पे अच्छे से ध्यान देना है। मॉरल प्रिंसिपल्स को आपको वैल्यू करना है, बिकॉज आप ढूंढ ही वो चीजें रहे हो जो अनएथिकल हैं, तो मॉरल्स जितने भी हैं आपके उन सब पे यू हैव टू वर्क ऑन। हर चीज को आपने अच्छे से क्वेश्चन करना है। तो एक हमने एक टर्म पढ़ी थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की अपने पीछे मैनेजमेंट ऑडिट के चैप्टर्स में, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपके अंदर होना चाहिए, विच मीन्स कि आप इतने ओपन माइंड से सब कुछ रहो कि आपके पास, आपने हर जगह अपना ध्यान रखना है, 24/7 आपका दिमाग हमेशा खुला है, एक्टिव है, वर्किंग है, कि कहीं से कुछ भी आप उसमें से जो है, अगर आपको हर चीज ठीक भी दिख रही है तब भी आपका इतना इन्वेस्टिगेटिव माइंड है कि आप सही चीज के अंदर से भी कोई ना कोई लूप होल निकाल दो। जो भी आपके सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है, दैट एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी सीमलेसली एंड एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, यू शुड हैव दैट एक्टिव माइंड and so much of questions that you dig out each and everything from that. Be spontaneous, yes, you need to be spontaneous on the spot, you need to be very active and good understanding of accounting transactions। हर चीज की आप अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, तो जिस चीज की आप कर रहे हो उस चीज में आपकी नॉलेज तो फेयर इनफ शुड बी वेरी नाइस, तो इसीलिए आपके पास एक अच्छी अकाउंटिंग नॉलेज भी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, फोरेंसिक ऑडिट के लिए इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स आपके पास कौन कौन सी है? देखिए,
टेक्निक्स हमारे पास बहुत सारी हैं, कुछ टेक्निक्स यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे आप टेक्निक्स के नाम वगैरह जो है लर्न कर सकते हो, बिकॉज लाइक आई सेड कि अभी क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पुट अप हो पता नहीं है, बट जितनी भी चीजें पॉइंट्स में है ये सब चीजें आप ऑलरेडी अच्छे से ये चीज दिमाग में बिठा के चले कि ये चीजें आपने लर्न करनी है, पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, बिकॉज अंदर का तो इट इज वेरी सिंपल बेसिक लैंग्वेज, यू कैन फ्रेम इट एंड राइट इट डाउन बाय योर सेल्फ, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट नाम आपको, पॉइंट्स आपको हर चीज याद रहे। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को आप रिव्यू करते हो और बैकग्राउंड चेक्स कंडक्ट करते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो फोरेंसिक ऑडिट, यस, बिकॉज पब्लिक रिव्यूज वगैरह जो दिए गए हैं बैकग्राउंड चेक करते हो, उससे भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में भी पता चलती है, राइट। देन डिटेल इंटरव्यू आप कंडक्ट करते हो, अपने मैनेजमेंट के साथ आपने कंडक्ट करना है, या फिर आपने किसी इंडिविजुअल के साथ कंडक्ट करना है, किसी और थर्ड पर्सन के साथ कंडक्ट करना है, तो इन पर्सन जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसके जेस्चर्स से, उसकी बातों से, उसके हर चीज से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। तो ये बातें, जेस्चर, ये तो इन एडिशन बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट विद दैट आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिलती है अपने ऑडिट प्रोसेस को कंडक्ट करने में, राइट। डिटेल्ड इंटरव्यू लोगे, इंफॉर्मेशन लोगे ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज से, एविडेंसेस जितने भी अभी तक आपको मिले हैं उन सब एविडेंसेस को आप एनालाइज करोगे अच्छे से, जितने भी आपको एविडेंस मिले, बिकॉज अभी तक आपने इंटरव्यू से, बैकग्राउंड चेक से, जो भी चीजें कर करके आपने इतनी मुश्किल से सारे के सारे जो सबूत इकट्ठे किए हैं उनको फिर अच्छे से एनालाइज करोगे कि क्या सही है क्या नहीं, इफ दे आर गोइंग इन लाइन विद ईच अदर। सर्वेलेंस यू कैन कंडक्ट, और अंडर कवर, ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है अंडर कवर एजेंट की तरह, बाकी तो पहले आप कोशिश करते हो कि सारी चीजें करके देख लो, और ये बिल्कुल आप लास्ट ऑप्शन टाइप ही रखते हो, अंडर गोइंग अंडर कवर, एंड देन आप एनालाइज करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक। देन वी हैव एथिकल कंसिडरेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं एक बिजनेस में, गवर्नेंस का कोई इशू आ गया, कंप्लायंस का कोई इशू आ गया, डिसीजन मेकिंग आपकी ठीक नहीं है, तो ये सब कुछ एथिकल इश्यूज है बिजनेस में। हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में हरासमेंट हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये चीजें भी आपके बिजनेस एनवायरमेंट को और आपकी बिजनेस की रेपुटेशन को, ओवरऑल हर चीज जो है, हर चीज को ये इम्पैक्ट करता है, ठीक। ये देखो, हर बिजनेस को चाहिए कि वो हर न्यू न्यू जो भी लॉज आ रहे हैं वो सब के साथ आप इन लाइन रहो, कोऑर्डिनेट करो और हर चीज को आप फॉलो करो। आप जितने भी एंटी डिस्क्रिमिनेटिंग लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं जो कि एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करते हैं गलत ट्रीटमेंट से, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप खुद वो सब चीजें अपने ऑफिस में फॉलो करो। एज के बारे में क्या है कि जो 40 के हैं या 40 से बड़े हैं, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट उनके लिए, कोई भी न्यू पॉलिसीज वगैरह आती है उस सब का ध्यान दो, कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कोई भी अकोमोडेशन अगर करवानी है आप वो करवाओ, इक्वल पे होना चाहिए, भले आप मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो या कोई और कास्ट के हो, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपका पे आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करना चाहिए, आपकी पोस्ट पे डिपेंड करना चाहिए, नॉट ऑन ऑल दीज फैक्ट्स, तो यू शुड हैव एन इक्वल पे। देन इफ एनी फीमेल वर्कर इज प्रेग्नेंट, तो उसके प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चीजें की सरकार ने लॉ बनाया है प्रॉपर अकोमोडेशन का या फिर प्रॉपर लीव्स का, वो सब चीजें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करो। आपकी रेस, आपकी एथनिसिटी कुछ भी है, आप इक्वल ट्रीटमेंट दो सबको, रिलीजन के बेसिस पे कभी भी आपके ऑफिस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेक्स एंड जेंडर के बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए, सबको सेम ही आपने ट्रीट करना है। सॉरी। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी यही है कि काफी सारी चीजें जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखती है कि प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास इतने सारे एक्ट्स है, पीएफ का एक्ट, ग्रेचुटी का, देन एम्प्लॉयज के लिए फैक्ट्रीज एक्ट की कितने वर्क स्पेस में क्या सेट होना चाहिए, कितने उसमें आपके रेस्ट रूम होने चाहिए, कितने वॉशरूम होने चाहिए, कितने एरिया में क्या होना चाहिए, कौन कौन से आपके पास सेफ्टी किट्स होनी चाहिए, अगर आप जैसे माइनिंग में या कहीं ऐसी स्पेशल जगह पे इफ यू आर एम्प्लॉयड, देन दोज ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव योर प्रॉपर किट्स एंड एवरीथिंग, तो ये हर चीज का आपने उसमें ध्यान रखना है। देन विसल ब्लोइंग और सोशल मीडिया रैंट्स, बेसिकली विसल ब्लोइंग हमें पता है कि कोई भी अगर इंटरनल इन्फॉर्मेशन कोई बंदा देता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में खराब चल रहा है, तो हमें कभी भी विसल ब्लोइंग और सोशल मीडिया रैंट्स में बेसिकली यही है कि सोशल मीडिया पे जो भी चीजें आप पुट करते हो, ऑल द थिंग्स दैट यू पुट फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम कर रहे हो। देयर शुड बी अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर थिंग्स ऑन सोशल मीडिया और
आप पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम कर रहे हो, और बिजनेस ओनर्स को भी ये बात रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस चला रहे हैं उन सबको ये बात रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि सबकी अपनी खुद की सोशल मीडिया पे एक लाइफ होती है। तो किसी ने कुछ डाल दिया अगर सोशल मीडिया पे इन जनरल भी, तो उसको खुद को पर्सनली, उसको यू शुड नॉट टेक इट पर्सनली एट योर हार्ट, एंड पर्सनली आप उसको किसी बात पे अटैक कर रहे हैं, आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा भी आपको नहीं होना चाहिए। यू शुड बी सेंसिबल इनफ टू फिगर आउट कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलरली पर्पसली कोई एम्प्लॉय डिफेम कर रहा है तभी आप कुछ करें, या फिर वो एक नॉर्मली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो तब अगर वो थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है देन यू शुड बी सेंसिबल इनफ टू मेक आउट अ डिफरेंस एंड नॉट से एनीथिंग टू दैट पर्सन। उस पर्सन को फिर आप कुछ मत कहो, क्योंकि उसका भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज्यादा आज की डेट में जरूरी हो गया, बिकॉज सोशल मीडिया इज like air, it is present everywhere and it is very essential, it has become a very essential part of our lives। चलिए एक बार पढ़ते हैं कि क्या है इसके अंदर। एथिक्स का क्वेश्चन, या फिर आप किसी को भी फायर कर रहे हो, आप खुद आपने बात को ईगो पे ले लिया, आपने उसको फायर कर दिया या पनिश कर दिया एम्प्लॉयज को कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया, तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। लाइन इज यूजुअली ड्रॉन on when an online behavior is considered to be disloyal to their employer। एम्प्लॉय का कोई भी बिहेवियर कब आप डिसलॉयल कंसिडर करोगे अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, उसके लिए भी एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस देयर शुड ऑलवेज बी देयर। बिजनेस ओनर्स को वही सेम बात है, देखो उनको रिस्पेक्ट करना है उनकी प्रिवेसी को, और उनको हर बात पे पेनलाइज, उनको पेनल्टीज नहीं थोपनी उनके ऊपर। रेगुलेटरी अथॉरिटीज है या फिर सोशल मीडिया, कहीं पे भी किसी ने कुछ किया, इसका मतलब एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज को हमेशा इंकरेज करो जब, और उनको कभी भी अगर वो कोई भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इन रिलेशन टू एनी वायोलेशन एट द वर्क प्लेस, तो उसके लिए उनको आप पनिश मत करो, उनको नौकरी से मत निकालो, उनको पनिश मत करो। तो देयर शुड बी अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, एंड बिजनेस ओनर्स, business organizations should understand that, right? That if that person is normally expressing something on the social media, or that person is particularly defaming you, and you should act and think sensibly, you should think sensibly first and then act even more sensibly, right? देन हमारे पास है एथिक्स इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर भी हम एथिकली बिहेव करते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट कोई भी चीज, नॉन डिस्क्लोजर एंड कॉर्पोरेट एस्पियोनेज, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते। कोई भी अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेट क्लाइंट, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी लीक करी जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी लीक हो गई है, तो उसको आप बोलते हो कॉर्पोरेट एस्पियोनेज। देन आपके कंपनी को मैंडेटरी कुछ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स कर लेने चाहिए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो। पेनल्टीज इंपोज कर देनी चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसा कुछ करे तो उसको पता हो कि अगर उसने वायलेट करा है कुछ भी, तो उसके ऊपर बहुत ही हैवी कॉम्प्लिकेशंस एंड हैवी लीगल प्रोसीडिंग्स लग जाएंगी। तो थोड़ा सा वही, जैसे दबदबा बनाने के लिए, अपना थोड़ा सा डर पैदा करने के लिए बहुत ही हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज आप लगाओ, विच इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग ऑल्सो। एम्प्लॉयज शुड नेवर डू दैट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट क्लाइंट है या फिर कोई प्राइवेट उसकी आईटी है, अपनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी चीजें कभी भी लीक नहीं करनी चाहिए। एंड टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स, येस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं, एंड कुछ इस तरीके से आप अपने लॉज के साथ साथ पेनल्टीज वगैरह बनाएं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई भी ऐसा कोई काम करे तो उससे पहले वो 100 बार सोचे, जिससे कि आपकी ही एसेट्स सेफगार्ड रहेंगी। देन वी हैव टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी प्रैक्टिसेस। वही सारी प्राइवेसी प्रैक्टिसेस हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेली फॉलो करनी चाहिए। एथिकल इश्यूज बिजनेस के अंदर हमारे बहुत सारे होते हैं। कोई भी रिटन पॉलिसीज हम दें, जिससे कि और इंश्योर करें कि हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंट भी रह सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ऑडिटर्स जितने भी लिखते हैं, प्रिंसिपल्स जितने भी हम लिखते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, ऑडिटर्स को भी वो चीजें जो है फॉलो करनी चाहिए। ऑडिटर को भी चाहिए कि सारी की सारी चीजें जो है एक एथिकल बिजनेस में, एक एथिकल एनवायरनमेंट के अंदर कंडक्ट करते हुए हर चीज जो है आपकी फॉलो हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक ऑडिटर के, ये हमने चैप्टर नंबर 3 प्रोफेशनल एथिक्स में भी किए थे। इंटेग्रिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, देन योर कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो हर चीज एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है। तो वही एथिकल बिहेवियर, एथिकल बिजनेस कंडक्ट में ऑडिटर्स में आप वहां से भी चीजों को लिंक करके यहाँ पे लिख सकते हो, राइट? देन आपकी कुछ थ्रेड्स हैं फंडामेंटल, जो भी आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको थोड़े से थ्रेड्स हैं, एंड वो थ्रेड्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो बेसिकली ये 3 थ्रेड्स में। एक बार देखते हैं कौन कौन से 3 थ्रेड्स हैं।
The first one is self-interest threat, then advocacy threat, then intimidation threat. Self-interest threat मतलब कि आपकी ही बेसिकली एंटिटी के बहुत ही क्लोज लोग हैं जिनका आप ऑडिट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ा सा अपने ऑडिट में ढील ढाल दे दोगे, अनएथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई हैं या नहीं भी हुई उन सबको थोड़ा सा कम देखते हुए आप बिल्कुल करेक्ट ऑडिट ओपिनियन नहीं दोगे। एडवोकेसी थ्रेट का क्या मतलब है कि आपने कोई चीज अगर आपसे चूक गई है जिसका कोई भी रेलिवेंट आपके पास एविडेंस नहीं था टू एडवोकेट दैट, तो वो आपसे छूट गया, तो उस वजह से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक नहीं है। देन इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब ऑडिटर जो है फिजिकली या मेंटली आप ऑडिटर को ही वो कर रहे हो, ये अनइन्फ्लुएंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में वो नहीं है, अनबायस्ड नहीं है, वो आपने उसको धमकी दे रखी है, उसको उसको जैसे होता है ना, आपने उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रखा है कि नहीं आपने वो ही चीज बोलनी है जो हम कह रहे हैं, तो वो होता है इंटिमिडेशन थ्रेट कि वो अनइन्फ्लुएंस्ड है ही नहीं, अनबायस्ड है नहीं, इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे ही नहीं रहा। ठीक। Then we have primary challenges company faces while implementing effective ethical policies. Ethical policies जब भी आप करते हो implement अपने organization में, तो कुछ ये तीन आपके पास बेसिकली थ्रेट्स आते हैं। सबसे पहला ये है कि सबसे पहले एम्प्लॉयज ही इस चीज के लिए मना कर देते हैं। एम्प्लॉयज को क्यों मना करते हैं, एम्प्लॉयज को क्या फील होता है, बेसिकली जब भी आप कोई न्यू एथिकल पॉलिसी लाते हो, कुछ भी इस तरीके का काम करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज आर समटाइम्स मेड टू फील दैट दे आर नॉट एथिकल, इसीलिए ये पॉलिसीज आई हैं। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही है जो इस तरीके से उनको प्रेजेंट करे, इस तरीके से अपने एथिकल पॉलिसीज वगैरह फॉर्म करे और इस तरीके से उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करे कि कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के मन में ये बात ना आए कि नहीं वो पहले से ही ऐसे नहीं थे इसलिए ही आई है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज के मन में ये बात आ जाती है कि हम ऐसे नहीं है इसीलिए ये चीजें लाई जा रही है, तो वो चीजें उनके दिमाग में ना आए, तो इफेक्टिव प्लानिंग के साथ और प्रॉपर एक कंसल्टिंग के साथ आप अच्छे से वो चीज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंकलकेट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉस्ट इसकी ट्रेन करने की, इम्प्लीमेंट करने की थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, तो कॉस्ट पर्पज से, क्योंकि आप ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करोगे, तो कॉस्टिंग पर्पज से थोड़ा सा आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट करो, आपने कोई चीज बना दी और आप उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्चुअली में आप उसको रोज के रूटीन में ला रहे हो, तो दोनों में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, और जब आप लाते हो रूटीन में तब उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही अलग हो जाती है एंड बढ़ भी जाती है। ठीक है, लेकिन आपको तब भी ट्रेनिंग्स को रोकना नहीं है, आपको एथिकली हर चीज में अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रीट करना ही है, उनको ट्रेन करना ही है। देन वी हैव एथिकल पॉलिसीज पे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आपका प्रैक्टिकली मॉनेटरी टर्म्स में वो चीजों को आप उतना ज्यादा नहीं ला सकते हो। ठीक है, लेकिन कंपनी को हमेशा एथिकल पॉलिसीज पे ही लॉन्ग टर्म फोकस करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप एथिकली फुलफिलिंग होते हो तो आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड अच्छे से फिर आपकी स्पीड जो है वो ग्रोथ की पकड़ी जा सकती है एंड आपकी एक बहुत अच्छी गुडविल भी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी पूरी सोसाइटी में बनती है। ठीक। देन वी हैव एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड। यस, चलिए एक बार देखते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली ये जो कोड है ये बताता है कि ऑडिटर्स जो भी हैं, जो भी फोरेंसिक ऑडिट का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, दे हैव टू प्लेज that they will perform all the functions with utmost integrity, honesty and everything। हर चीज में बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर रखेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से, हर चीज ओपन माइंड से, रेडी फॉर इन्वेस्टिगेशन टू ग्रैब द ट्रूथ आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट इल्यूशंस, जितने भी डिफरेंट इल्यूशंस आपके सामने क्रिएट हुए हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी परफेक्ट, आप उसमें से हर चीज बाहर निकालेंगे बहुत ही इंटेग्रिटी से एंड बहुत ही ऑनेस्टी से। आप अपना पूरा पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस एक अटमोस्ट इंटेग्रिटी एंड डिग्निफाइड प्रोफेशनल की तरह बिहेव करेंगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या क्या लिखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट इन फोरेंसिक ऑडिट। चलिए बेसिकली वही है कि एसोसिएशन जो है सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स की, एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल कंडक्ट के लिए गाइड करती है। ऑडिटर्स जो भी होते हैं वो प्लेज करते हैं कि दे एक्ट विद इंटेग्रिटी टू परफॉर्म देयर वर्क प्रोफेशनली एटमोस्ट इंटेग्रिटी बिहेवियर रखते हुए वो अपनी सारी की सारी ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे। ये सारे स्टैंडर्ड्स फुलफिल करते हुए सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स जो है दे आर एक्सपेक्टेड, और जितने भी एसोसिएट ऑडिटर्स हैं दे शैल स्ट्राइव टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन सर्विस ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। प्रोफेशनल कंडक्ट में अपनी पूरी सर्विसेज में थ्रू आउट दे विल गिव द मोस्ट प्रोफेशनल बिहेवियर।
अब आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड। इस कोड की एप्लीकेबिलिटी के बारे में कुछ बताया गया है कि ये जो CFE कोड है ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ये सिर्फ सारे के सारे सर्टिफाइड ऑडिटर्स को लगेगा, जो भी ये एसोसिएशन फॉर सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स की है। आई डोंट थिंक ये नाम आपको लर्न करनी चाहिए या फिर एग्जाम में आएंगे, बिकॉज ये चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आई डोंट थिंक कि आएंगी, बट स्टिल मैंने नोट्स में इसलिए लिखी है कि एटलीस्ट आप एक बार रीड कर लो, एंड MCQ वगैरह में कुछ आ जाए तो आपको क्या पता कि कुछ कहीं से क्लिक कर जाए, राइट। देन आपके पास आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। प्रोफेशनल कंडक्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स है कि किस तरीके से आप प्रोफेशनली अपना ऑडिट को कंडक्ट करेंगे। एक बार स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला वही है कि जो हमने बात की इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये तो नॉर्मली जो हम प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए चैप्टर 3 भी हमने पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटेंट का किस तरीके से बिहेव होना चाहिए, उसमें भी हमने IC कॉप 5 चीज़ें पढ़ी थी। तो इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए आपके पास। यू शुड बी द पर्सन विद अटमोस्ट इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, की हर चीज़ आप टू द पॉइंट हो, बिल्कुल सही हो। आप देखो कहीं ना कहीं सारे वही सारे पॉइंट्स है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आप वो करने के लिए प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, आपके पास वो नॉलेज हो, हर चीज़ आपके पास रिसोर्सेज हो, नॉलेज हो, प्रॉपर आपको पता हो किस तरीके से क्या फंक्शन करता है, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे। ड्यू प्रोफेशनल केयर, पूरी प्रोफेशनल केयर आपने देनी है विद अटमोस्ट ड्यू डिलीजेंस, पूरी प्रॉपर केयर के साथ, हर चीज़ के अरेंजमेंट के साथ आपको कोई भी काम करना है। कोई भी चीज़ अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो उसके साथ आपको पता है कि प्रॉपर एविडेंस आपको लगाना ही है, तो प्रॉपर प्रोफेशनल केयर आपने देखनी है। देन अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट या एम्प्लॉयर, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए अपने क्लाइंट की, जिससे कि आप जो भी कंडक्ट कर रहे हो, हर चीज़ जो भी आपके पास हो रही है, आपके आसपास हो रही है, और जिस चीज़ के लिए आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो हर चीज़ आपको और क्लियरली समझ में आए। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट फर्स्ट। देन कम्युनिकेट करना क्लाइंट से, जितनी भी आपको कोई भी चीज़ चाहिए, एग्जामिनर्स जितने भी सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स हैं, ये सब के सब अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती है, हर चीज़ जो भी आपकी है अपने क्लाइंट के साथ। कॉन्फिडेंशियलिटी, यस, ये तो हमेशा का ही है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी कभी भी कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन शुड बी ओनली बिटवीन यू टू पार्टीज, राइट। देन आपके पास हैं कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास, एंड क्या क्या स्टैंडर्ड्स एग्जामिनेशन के देखते हैं एक बार। सबसे पहला है आपके पास फ्रॉड एग्जामिनेशन। फ्रॉड एग्जामिनेशन में वो है कि वो एक बहुत ही लीगल, प्रोफेशनल और थॉरो मैनर में कंडक्ट होगा। और ये सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एविडेंस जो है वो कलेक्ट करे, जो कि बिल्कुल ही रिलायबल है, 100% करेक्ट एविडेंस उसको कलेक्ट करना। आप इस्टेब्लिश करोगे थोड़ी सी प्रिडिक्शंस और स्कोप्स पहले से ही एट द आउटसेट ऑफ द फ्रॉड एग्जामिनेशन, और कंटिन्यूसली उनको री इवेलुएट करते रहोगे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एविडेंस। एविडेंस के लिए क्या कहा गया है कि सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर शेल endeavor टू establish इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्रोसीजर। इफेक्टिव कंट्रोल्स और मैनेजमेंट प्रोसीजर्स आप ले डाउन करोगे डेटा के लिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी एग्जामिनेशन के थ्रू आउट मिली है उनके लिए। and it shall be cognizant of the chain of custody including origin, possession and disposition of relevant evidence and material। हर चीज़ के लिए आपने प्रॉपर जो है हर चीज़ मेंटेन करके रखनी है। देन स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग। जनरल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि ओरल रिटन किस तरीके से भी हो सकता है आपका रिपोर्ट। कंटेंट में आप क्या क्या रिपोर्ट करोगे, सारे के सारे एविडेंसेस जितने भी आपके हैं, जो कि एक लीगल प्रोसीडिंग में आप एज एन एविडेंस जिनको पेश कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें वो इसमें आ जाएंगी। कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स कि उनको क्या करना है, प्रोफेशनलिज्म, ड्यू डिलीजेंस। एक ही चीज़ है जो बार बार दिखानी है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या प्रोफेशनल बिहेवियर है, ड्यू डिलीजेंस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अटमोस्ट प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब चीज़ें ये हैं जो आपने हमेशा परफॉर्म करनी है। देन सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर के 3 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। एक बार ये 3 इंपॉर्टेंट रोल्स देखते हैं कौन कौन से हैं ये 3 इंपॉर्टेंट रोल्स। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि उनके क्या रोल्स है, तो ये 3 रोल्स बेसिकली एक सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर प्ले करता है। सबसे पहला क्या है, जो भी आपका सबूत है, फ्रॉड का एविडेंस है, उसको आइडेंटिफाई करना, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करना और रिपोर्ट्स लिखना, और प्रोएक्टिवली फ्रॉड के रिस्क को बिजनेस में इवेलुएट करते रहना। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे जो भी एविडेंस है फ्रॉड का वो, फिर आप कंडक्ट करोगे इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स वगैरह लिखोगे, एंड आप प्रोएक्टिवली जितने भी फ्रॉड के रिस्क वगैरह है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे के सारे इवेलुएट करते रहोगे।
प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपके पास ये है कि ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स जो है, फॉरेंसिक ऑडिट जो न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर लोग हमें चाहिए ही जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्कोप जो है वो अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि करप्शन, एक्सटॉर्शन, ब्राइबरी, ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे ही इसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। एक सक्सेसफुल स्किलफुल फॉरेंसिक ऑडिट के लिए आपके पास कुछ क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? आप हमेशा ही अलर्ट रहो, हमेशा ही देखो वो आ गया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की भी आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रोल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, और हमेशा ही आप अलर्ट रहो। ठीक। एंड विद दैट, ये हर्षद मेहता की केस स्टडी स्टॉक मार्केट की बेसिस के ऊपर की जो स्कैम हुआ था, वो आपके इंस्टीट्यूट के दी हुई है स्टडी मटेरियल में, जो मैंने यहीं पे पीछे लगा दी है, तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। एंड यस, विद दैट फाइनली आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था। तो फाइनली द चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई इनिशियली थॉट कि मैं पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, बट देन चलो फाइनली ये हो ही गया 1 गो में। एंड आई होप दैट यू फाउंड द वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड गेन्ड सम न्यू नॉलेज। And that is all for today's video. I want you all to give your feedback on this one in the comments पर feedback अपना ज़रूर दें, क्योंकि ये नया चैप्टर आया है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। एंड नोट्स आप मेरे से ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक लिंक भी शेयर करूंगी ग्रुप का, आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं वो ग्रुप ज्वाइन करके, एंड टुगेदर वी आर बिल्डिंग अ वेरी बिग एंड वेरी हेल्दी कम्युनिटी। तो ज़रूर उसका पार्ट बनिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर चैनल शेयर करिए एंड उनको भी ग्रुप का पार्ट बनाइए। एंड इन एडिशन टू दैट, बिफोर एंडिंग द वीडियो, आई वांट यू ऑल टू नो दैट आई हैव स्टार्टेड, me and my team, we have started a let's recap series, जिसके अंदर अभी जिनके भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट समरी नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे चार्ट रिविजन्स एंड थोड़े से टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, ये सब चीज़ें हमने स्टार्ट करी हैं। एंड ये सब सर्विसेज जो हम आपको दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल अंडर द लेट्स रिकैप सीरीज। तो उसके बारे में भी आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किस तरीके से उसके लिए एनरोल करा सकते हैं, क्या कुछ है, जो भी कुछ है उसमें भी आप व्हाट्सएप नंबर पे ही आप उससे रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं। एंड आई वांट मैक्सिमम पीपल ऑफ यू टू जॉइन द लेट्स रिकैप सीरीज, बिकॉज यहाँ पे रिवीजन वीडियोस तो आपको मिल ही रही है, साथ में पर्सनल आपको किस तरीके से आप इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बी इट बोथ ग्रुप और बी इट सिंगल ग्रुप, आप किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट इन दिस सब्जेक्ट यू गेन 60+ मार्क्स, तो ताकि आपको टोटलिंग में भी ईजी रहे और आपका ग्रुप क्लियर होने में आपको बहुत ही ज़्यादा एक सहायता मिले, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिले कि आप ये ग्रुप इजीली क्लियर कर पाओ। उसके लिए आपको टोटलिंग में भी आपको हेल्प मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर सके। तो कोई भी डाउट सेशन है, 1-on-1 इंटरेक्शन है, इंपॉर्टेंट समराइज्ड क्वेश्चंस हैं, एंड इंपॉर्टेंट चार्ट रिविजन है जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करी है। सो इफ़ इट is of your interest, then feel free to contact for the same on the same WhatsApp number. That is all for today's video. And अगर आपको ये सारी वीडियोस सब कुछ बहुत अच्छा लगे, then please चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप ही को पता चले जब भी कोई न्यू वीडियो आए। And we'll meet together in a new video. Till then, keep studying, and all the very best to all of you. And like I always say, I'm just a message away. Bye bye.